Good afternoon, dear students. One more welcome. पुनः आपका इस तंत्र ज्ञान कक्षा में स्वागत है। आज की इस अवधि में हम लेखिका महादेवी वर्मा से रचित गिल्लू नामक रेखांकित तथा संस्मरण रचना के द्वितीय भाग पर अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपने पिछले चरण में जाना, गिल्लू किस स्थिति में लेखिका को मिला, गिल्लू की दशा कैसी थी, गिल्लू कहां से गिरा, गिल्लू में सरल भोज किसकी खोज थी, कौन एनालाइज कर रहा था गिल्लू पर, और कौमों की भावना क्या थी, उनके विचार क्या थे, उनके दृष्टिकोण किस प्रकार थी, लेखिका ने कैसे गिल्लू की रक्षा की, लोगों के विचारों का विरोध किस प्रकार किया, गिल्लू को पेनिसिलिन के मरहम से प्रथम चिकित्सा किसने और कैसे दी, इन सभी विषयों पर हमने प्रथम अवधि में प्रथम चरण में जाना था, समझा था। गिल्लू के रूप रंग के बारे में भी हमने पिछली अवधि में प्रथम चरण में इसकी पुष्टि कर दी थी। इस अवधि में हम इस द्वितीय चरण में हम देखेंगे कि गिल्लू किस तरह से लेखिका को अपने निकट रखने का प्रयास करता है, उसकी जिज्ञासा क्या होती है, उसकी कल्पना किस प्रकार दर्शाती है। इन तीन तत्वों पर हम प्रकाश डालेंगे। प्रथम कार्यकलाप, द्वितीय आकर्षण, तृतीय चौंकाने की कोशिश अर्थात चौंकाने की इच्छा। जैसे कि आप सब जानते हैं, लेखिका ने जिस जीव की रक्षा की थी, जिसके प्राण बचाने में सफल हुई थी, उसका ही नाम गिल्लू है। आज के इस चरण में हम गिल्लू के जीवन से संबंधित जिन विचारों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, वह बहुत ही प्रभावशाली रहेंगे समाज के व्यक्ति के जीवन और गतिविधियों पर। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। लेखिका और लेखिका के समस्त परिवारजन गिल्लू के स्वभाव से, उसके चलन से, उसकी जीवन शैली से काफी प्रभावित हो गए थे और गिल्लू को सब लोग उस गिलहरी के बच्चे को गिल्लू के नाम से अंकित कर उसका नामांकन किया गया। गिल्लू कहकर सभी लोग उसे बुलाने लगे और गिल्लू को भी यह आभास हो गया कि यह लोग मुझे इस नाम से संबोधित करते हैं, इसी नाम के प्रति मेरा झुकाव होना चाहिए, रिजाव होना चाहिए। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में
रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। लेखिका ने अपने कमरे की एक दीवार पर एक किला अर्थात जिसे कन्नड़ में मड़े कहते हैं, एक किला दीवार में मारकर उस किले के ऊपर एक छोटी सी डलिया अर्थात एक छोटी सी बुट्टी जिसे कन्नड़ में बुट्टी कहते हैं। सामान्य रूप से महिलाएं इसका प्रयोग अधिक करती हैं, जैसे कि प्रार्थना स्थान में जाना अर्थात देवस्थान जाते समय वह महिला उस बुट्टी में कुछ फूल, नारियल, अगरबत्ती इस तरह से पूजा सामग्री उस डलिया में लेकर जाती है। वैसी ही डलिया, वैसी ही छोटी सी बुट्टी लेखिका ने अपने कमरे के एक दीवार के मोड़े पर टंगवा दिया और उसे तार से बांध दिया, जिसे कन्नड़ में तंती कहते हैं। तंती उस तार से बांधकर उस बुट्टी में, उस डलिये में कुछ कपास के पत्तियां बिछा देती हैं, जो गिल्लू के बिस्तर की व्यवस्था थी, जिसे कन्नड़ में हत्ती बट्टे कहते हैं। वैसे ही रुई के कुछ अंशों को बिछाना, जिसे कन्नड़ में हासिए कहते हैं, उस तरह से डलिये में बिछा देती है और वहां बिस्तर बन जाता है गिल्लू के लिए। खिड़की कन्नड़ में जिसे खिड़की कहते हैं, विंडो से आइकॉन कहते हैं। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया और 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। वह डलिया जो दीवार पर थी, वह डलिया ही गिल्लू के जीवन के अंतिम अवधि तक अर्थात निरंतर 2 वर्षों तक गिल्लू का घर रहा। वहीं ही गिल्लू विश्राम करता, भोजन भी वहीं गिल्लू को मिलता। कुछ खाना होता तो लेखिका उसी डलिये में रख देती थी। वहीं गिल्लू सेवन करके वहीं विश्रांति करता, वहीं झूलता। इस तरह से गिल्लू का संपूर्ण घर वहां बन गया था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। कितना विचित्र समंजस दृश्य है। उस डलिये में लेखिका ने उस डलिये को गिल्लू के विश्रांति के लिए वास के दृष्टि से बनाया था और गिल्लू उसे झूलने का साधन बना लेता है। जब लेखिका होती है तो लेखिका के सम्मुख रहता है, लेखिका के छत्र छाया में रहता है। जैसे ही लेखिका आंखों से उलझन होती है, उससे दूर होती है, उसकी गतिविधियों से भिन्न होती है, तब गिल्लू उस डलिये में विश्रांति करते हुए झूलता रहता है। स्वयं स्वतः कांच गादू भीतर ಒಳಗಡೆ बाहर ಹೊರಗಡೆ गिल्लू स्वयं को हिलाकर झूलता था। झूलते झूलते घर के भीतर और खिड़की के बाहर सभी दृश्यों को देखता, सभी दृश्यों का आनंद लेता, लुत्फ लेता। लेकिन उसकी सोच क्या थी, उसकी समझ क्या थी, इसका परिचय किसी को ना था। अगर किसी को था तो वह गिल्लू ही था। गिल्लू को ही पता था कि वह क्या सोच रहा है, वह क्या समझ रहा है।
सिवा किसी अतिरिक्त व्यक्ति को इसका आभास नहीं था। समझना ತಿಳಿಯುವುದು, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। गिल्लू की इस चटवटिका पर, इस हरकत पर, गिल्लू के इस क्रियाकलाप पर घर के सारे परिवार आश्चर्यचकित थे। सब आश्चर्य हो गए थे, विचलित थे। गिल्लू ऐसी गतिविधियां क्यों प्रकट करता है? वह क्या बताने का प्रयास कर रहा है? वह क्या जानने की कोशिश कर रहा है? गिल्लू की मंशा क्या है? यह सोचकर सब आश्चर्य हो जाते थे, लेकिन सबको बड़ा आनंद मिलता था गिल्लू के इस दृश्य से। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। बैठती, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ध्यान, गमन, आकर्षित, कंसंट्रेशन, अपनी ओर ध्यान को आकर्षित करना, तन्न अತ್ತ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು, खोज, हुड़काट, उपाय, कन्नड़ में भी उसे उपाय ही कहते हैं। जब लेखिका अपने अध्ययन कक्षा में अध्ययन के समय कुछ लिखा करती थी, कुछ पढ़ा करती थी, उस पठन के समय, उस लेख कार्य के समय गिल्लू के मस्तिष्क में एक विचित्र विकृत उत्पन्न होती थी। उसी के आधार गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के दृष्टिकोण से उसके भीतर एक विचार उत्पन्न होता है और इसका अल्प आभास भी लेखिका को नहीं था। लेखिका को लगता था शायद गिल्लू मस्ती कर रहा है या फिर खेलना चाहता है, लेकिन गिल्लू के मन में कुछ और ही था। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। देखिए, गिल्लू भागता 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 लेखिका के पैर तक आता और उसी तेजी से सर पे चढ़ जाता और खिड़की के पर्दे से खिड़की के ऊपर चढ़कर बैठ जाता। फिर सर पे चढ़े उसी तेजी से नीचे उतरता, जैसे खिड़की पे चढ़ा उसी तेजी से नीचे उतरता। चढ़ना ಏರುವುದು, उतरना ಇಳಿಯುವುದು, सर, माथा, तले, तेजी, ವೇಗ। लेखिका ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಓಡ್ತಾ ಲೇಖಿಕಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕಾಲಿಂದ ತಲೆಯ ತನಕ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಏರ್ತಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ನಂತರ ಹಾಗೆ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದ. ಈ ಏರುವುದು ಇಳಿಯುವುದು ಗಿಲ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ उत्पन्न ಆಗಿತ್ತು। इस गतिविधि का एक ही कारण था कि लेखिका उसके सम्मुख रहे, उसके पास ही रहे, पढ़ना लिखना छोड़ दे, केवल गिल्लू के साथ समय व्यतीत करे। उसका यह दौड़ने का क्रम
तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। गिल्लू की इस गतिविधि, इस चटवटिका का यह क्रियाकलाप जब तक चलता तब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए अध्ययन को रोक ना देती हो, अध्ययन को स्थगित ना करती हो, तब तक गिल्लू ऐसे ही मस्ती करता। जब लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठती तो गिल्लू एक स्थान पर जैसे स्टैच्यू हो गया हो, शांत होकर खड़ा होता या बैठ जाता या रुक जाता। लेकिन मंशा यही थी गिल्लू की, लेखिका अपना अध्ययन छोड़े और मुझे अपने सम्मुख रखे। चल क्रिया है, चलता क्रिया का भाव रूप है। तब तक अल्य वर्गे, जिसे कन्नड़ में कहते हैं। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु घात लिफाफे के भीतर बंद रहता। तभी लेखिका अपने अध्ययन को रोककर, अपने लेख को रोककर गिल्लू को पकड़ने के लिए गिल्लू के पीछे भागती है और गिल्लू रुक जाता है। गिल्लू को पता चलता है कि लेखिका मुझे पकड़ने के लिए आ रही है। गिल्लू अत्यंत प्रसन्न भाव से रुक जाता है और लेखिका उसे पकड़कर एक लिफाफा, जिसे कन्नड़ में लकोटे कहते हैं, उस लिफाफे के भीतर गिल्लू को रख देती और दीवार से ऐसे लगा देती। गिल्लू का लघु घात अर्थात पुट्ट देह, लघु पुट्ट घात देह, उस लघु घात को लेखिका जैसे लिफाफे में रख देती और दीवार से टांग देती तो गिल्लू का अर्धा देह, सर और सामने के दो हाथ ऐसे लगाकर गिल्लू लेखिका की ओर देखता। भीतर बड़गड़े बंद रहता, उसे बांध देती थी। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरे कार्यकलाप को देखा करता था। देखिए, गिल्लू उस स्थिति में भी लेखिका की ओर अपना मुख करके अपनी चमकीली आंखों से लेखिका को देखते रहता था। गिल्लू का एक उद्देश्य था, अगर मैं अपने मुख में बालक का स्वरूप लेकर लेखिका के मन में ममता उत्पन्न करूं तो अवश्य लेखिका मुझे इस बंधन से मुक्त कर देगी। फिर मैं अपने कार्यकलाप को फिर से प्रदर्शन कर सकूंगा, लेखिका के साथ फिर से खेल सकूंगा। यह इच्छा गिल्लू में थी और गिल्लू को पता था मैं एक मासूम सा चेहरा लेकर मुक्त भाव से लेखिका को देखूं, लेखिका के मन में, हृदय में ममता का भाव उत्पन्न हो जाए तो वहां मुझे अवश्य अपने साथ लेकर खेलेगी, क्रीड़ा व्यतीत करेगी। दीवार, गोड़े बोलते हैं दीवार को, मेज, टेबल,
चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता। यह वाक्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आभास कराता है। छात्रों के पास अगर पाठ्य पुस्तक है तो इस वाक्य को रेखांकित कर लीजिए। भूख, हंसू, चिक चिक, गिल्लू न ध्वनि। जब गिल्लू को भूख लगती तब गिल्लू अपने ध्वनि के माध्यम से लेखिका को बताने का प्रयास करता कि मुझे भूख लगी है, भोजन के लिए कुछ दो। इस वाक्य में गिल्लू की ध्वनि को उत्पन्न किया गया है। चिक चिक क्रिया शब्द है जो सजाती क्रिया को दर्शा रही है। इससे पूर्व प्रथम चरण में हमने देखा कव्य की आवाज कर्कश है, गिल्लू की आवाज चिक चिक है। इस तरह के शब्दों को अनुरूपता अर्थात फॉलोइंग प्रश्नों में पूछने की संभावना अधिक होती है। याद रखिएगा, कव्य की आवाज कर्कश है, गिल्लू की आवाज चिक चिक है। काजू और बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता रहता। गिल्लू उसी स्थिति में अದೇ स्थिति ಒಳಗ काजू, गोडंबे, बिस्किट, पंजा, अंगई। गिल्लू अपने बाहरी पंजों से उस काजू को, उस बिस्किट को अपने दोनों हाथों से लेकर कुतरता रहता, सेवन करते रहता। उसे पुड़ी पुड़ी जिसे कन्नड़ में कहते हैं, उस तरह से उसको तोड़कर मरोड़कर गिल्लू उस बिस्किट और काजू का सेवन करते रहता था। इसके साथ ही लेखिका उसे चावल भी देती थी। तो इस प्रश्न में हमें गिल्लू के भोजन का विवरण मिलता है और उससे पूर्व लेखिका का ध्यान किस तरह से गिल्लू आकर्षित करता था इसका भी ज्ञान होता है और लेखिका उसे किस तरह से और कहां पर बांध रखी थी यह भी पता चला। अब गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत ऋतु का समय आरंभ होता है। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत ऋतु समय आरंभ होता है। गिल्लू घर की खिड़की के बाहर देखता है संसार का निज रूप, संसार का, प्रकृति का अगर कहीं निज रूप दर्शाता है तो वह वसंत ऋतु के समय ही दर्शाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस समय का, इस अवसर का लाभ लेना अनिवार्य है। उसे प्रकृति के निखर रूप का, निखार का, प्रकृति के आकर्षण का, प्रकृति के सौंदर्य का भी पता चलता है वसंत ऋतु के समय ही। यह भी वाक्य वस्तुनिष्ठ है, एक अंक के लिए अवश्य पूछ सकते हैं। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। जो बाहर पेड़ पर कुछ गिलहरियां थी जिसे कन्नड़ में अरिलू कहते हैं, वह गिलहरियां गिल्लू के मकान के खिड़की के पास आकर
चीख चीख आवाज में गिल्लू को बुलाने का प्रयास करते हैं और खिड़की के जाली के पास आकर गिल्लू देखता है, परंतु गिल्लू को निराश होता है। वह कितने स्वतंत्र हैं, वह कितने मनशाही हैं और मैं अतंत्र हूं, परतंत्र हूं, घर के भीतर हूं। इस तरह से गिल्लू निराश होता है। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। जब गिल्लू गिलहरियों की आवाज सुनते, उनकी गतिविधियों को देखते, खिड़की के जाली के पास बैठता और अपने आप से अर्थात अपने जीवन के, अपने विचारों के, अपनी परिकल्पना के बाहर की दुनिया को देखता। जहां दृश्य देखकर लेखिका को लगा, एहसास हुआ अवश्य गिल्लू को अब मुक्त करने का समय आ गया है, गिल्लू को मुक्त कर देना चाहिए। उसे भी अपने जीवन जीने का अधिकार है, वह अधिकार उसे समर्पित करना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से, इसी विचारधारा से लेखिका गिल्लू को मुक्त करने का इरादा करती है। मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। लेखिका ने उस खिड़की के एक भाग को किला निकालकर जाली को खोल देती है और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। सांस जिसे कन्नड़ में उसिरू कहते हैं। खिड़की से बाहर जाने के बाद निज रूप से गिल्लू ने स्वतंत्रता का आभास व्यक्त करता है और उसके चटवटिका से लेखिका को लगता है गिल्लू बहुत ही प्रसन्न है। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। इतने बड़े घर, लेखिका घर काफी विशाल था, अर्थात 2 फैमिली रहने वाला घर था। उस घर में अनेक जानवर थे, अनेक पक्षियां थे, अर्थात पशु पक्षियां पालना लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। उनकी रक्षा करना, उन्हें नया जीवन प्रदान करना लेखिका को सच में खुशी का आभास दर्शाता था उनके जीवन में। परंतु उस घर में पले बिल्लियां, कुत्ते और बिल्लियां भी थी। उन बिल्लियों से, उन कुत्तों से गिल्लू को बचाना लेखिका के लिए एक चैलेंज था। फिर भी लेखिका गिल्लू को उनसे दूर रखने का प्रयास करने में सफल हो गई थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वहां भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। देखिए, जैसे ही लेखिका अपने वैयक्तिक कार्य से बाहर चली जाती, वैसे ही गिल्लू भी खिड़की के जाली से बाहर निकल जाता और उन गिलहरियों के झुंड का अर्थ है समूह, ग्रुप। उस झुंड का लीडर बन जाता। लीडर बनकर डाल, जिसे कन्नड़ में ट्वंगे कहते हैं, एक डाल से दूसरे डाल, एक पेड़ से दूसरे पेड़ उतरता, चढ़ता, उछलता, कूदता,
ಜಿಗಿಯುವುದು, ಕುಣಿಯುವುದು, ಗಿಡ ಏರುವುದು, ಗಿಡ ಇಳಿಯುವುದು, ऐसी गतिविधि देखकर अन्य गिलहरियां गिल्लू को अपना लीडर बना लेती है और गिल्लू के पीछे पीछे दौड़ना आरंभ कर देते हैं। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका के बाहर जाने के बाद गिल्लू भी बाहर जाता, अन्य गिलहरियों के साथ खेलता, कूदता, मस्ती करता। फिर उसके उपरांत गिल्लू दौड़ता हुआ ठीक 4 बजे सरियागी 4 ಗಂಟೆಗೆ ठीक का अंत है सरियागी। ठीक 4 बजे गिल्लू दौड़ता हुआ जाली के मार्ग से घर के भीतर प्रवेश करके अपने झूले में विश्रांति करने लगता। झूलना जोकाली आडुವುದು, मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। गिल्लू के भीतर लेखिका को चौंकाना अर्थात घाबरी पಡಿಸುವುದು, लेखिका को चौंकाना, लेखिका को भयभीत करने की इच्छा पता नहीं उसमें कब उत्पन्न हो गई थी, मगर उद्देश्य वही पुराना था। वही पुराना उद्देश्य था कि लेखिका अपना सारा कार्य छोड़कर केवल मुझे ही संभाले, मेरी ही फिक्र करे, मुझे अपने सम्मुख रखे। यही इच्छा, यह लोभ, यह आस, यह अभिलाषा गिल्लू की थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, फूल हुआ, फूलदान, चंदू हो, चमेली हो, जैसे फूल रहते हैं उन फूलों के डलिए में, टोकरियली बुट्टी में छिप जाना। कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। कभी पर्दे की चुन्नट, सर जिसे कन्नड़ में कहते हैं, उस पर्दे के पीछे छुप जाना, उस चुन्नट को पकड़कर ऊपर चढ़ना, या फिर उसके पीछे छुप जाना, या फिर सोनजूही की पत्तियों में छिप जाना। सोनजूही एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते येलो, जिसे आंग्ल में कहते हैं, कन्नड़ में हल्दी कहते हैं, हिंदी में पीला कहते हैं। ऐसे रंग वाला, ऐसे रंगों के पत्तियों का पेड़ जो होता है उसे सोनजूही कहते हैं, जो एक लता के रूप में प्रकट होता है, फैलता है, उसे ही सोनजूही कहते हैं। उस पेड़ के पीछे छपना, पर्दे के पीछे छिपना, बुट्टियों में छिपना, फूलों में छिप जाना। उद्देश्य एक ही है, लेखिका मुझे खोजे, लेखिका मुझे ढूंढे, लेखिका मेरी प्रतीक्षा करे, लेखिका मेरे बिना बेचैन हो जाए। लेखिका को सबसे ज्यादा, सबसे अधिक, अत्यधिक अगर किसकी चिंता हो तो मेरी हो। इसी आशा से, इसी इच्छा से गिल्लू यह कार्यकलाप करते रहता था। तो इस चरण में हमने देखा गिल्लू किस तरह से अपना कार्यकलाप दिखाता है, वह कार्यकलाप क्या है, वह कार्यकलाप कहां पर होकर वह दर्शा रहा है। फिर हमने देखा आकर्षण, गिल्लू का आकर्षण क्या है, क्यों लेखिका का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने का प्रयास कर रहा है, वह कैसे कर रहा है, इसका भी अध्ययन हमने किया। और अंतिम में हमने देखा गिल्लू ने किस तरह से
लेखिका को चौंकाने का प्रयास किया। तो समस्या से द्वितीय चरण में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे कि गिल्लू का कार्यकलाप कैसे था, वर्णन करें। 2 अंक या 3 अंक के लिए आ सकता है। गिल्लू की आंखें कैसे दिखती थी, 1 के अंक के लिए आ सकता है। गिल्लू कहां कहां से लेखिका को कैसे आकर्षित करता था, 2 अंक के लिए आ सकता है। गिल्लू का लघुभाग कहां बंद था, 1 अंक के लिए आ सकता है। गिल्लू को क्या क्या भोजन के लिए मिलता था, यह भी प्रश्न आ सकते हैं। गिल्लू का वसंत ऋतु कैसे था, लेखिका ने गिल्लू के आने जाने का मार्ग कहां बनाया था, गिल्लू किसका नेता बना, गिल्लू कितने बजे घर प्रवेश करता था, गिल्लू की चौंकाने वाली इच्छा कैसी थी। यह सारे प्रश्न आपको अवश्य जानने हैं, इनका उत्तर भी अवश्य खोजना है और उसका अध्ययन भी करना है, तभी द्वितीय चरण की पुष्टि होगी। जितने गद्य जितने पद्य इस तंत्र ज्ञान में बोध होंगे, उन सभी को आप नोटबुक अर्थात लेख पुस्तक में गद्य के भाग में गद्य लिखिए, पद्य के भाग में पद्य लिखिए, अपठित गद्य भाग में अपठित गद्य ही लिखिए। जब कक्षा पुनः आरंभ होगी, जैसे ही आप पाठशाला प्रवेश करेंगे, उस समय यहां लेख पुस्तिका का विचार विमर्श अवश्य होगा। इसीलिए घर पर समस्त विषयों को लिखिए और उसका अध्ययन करें। कक्षा के उपरांत परीक्षा भी हो सकती है, कक्षा के आरंभ के उपरांत चर्चा भी हो सकती है। उस समय आप किसी जटिल समस्या में ना रहें, सरल अध्ययन करें, सरल मार्ग बनाएं और लक्ष्य को प्राप्त करें। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और हम आगे के तृतीय चरण में देखेंगे लेखिका के साथ कौन सी घटना होती है, गिल्लू उनकी सेवा किस तरह से करता है, लेखिका का ममता का रूप गिल्लू के प्रति कैसे था और गिल्लू के अंतिम दिन कैसे व्यतीत होते हैं और गिल्लू की समाधि कहां बनाई जाती है। इन सभी विषयों पर हम तृतीय चरण में प्रकाश डालेंगे। बस इस चरण में इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।